हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे नेशनल इनकम के मेथड्स को कि कैसे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देख रखी है तो मैंने लास्ट वीडियो को यहीं पर छोड़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम के 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। और एक बात और गारंटी दे सकता हूँ कि अब आपको वैल्यू एडेड मेथड से कोई दिक्कत नहीं होगी। सर हमारे बुक में पता है क्या है, हमारे बुक में ना वैल्यू एडेड मेथड या फिर जो आपने लास्ट क्लास बताया था उसके बाद ना एक नॉमिनल जीडीपी करके कुछ लिखा हुआ है बुक में, और एक रियल जीडीपी करके कुछ लिखा हुआ है बुक में, और उसके बाद जीडीपी एंड वेलफेयर है। हाँ बाबू, हमको सब पता है, हमको सब पता है। तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम एट द एंड कवर करेंगे जब हम आपको ये तीनों मेथड समझा चुके होंगे तब। चलो आज का मेथड शुरू करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लो। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन मेथड। किस नाम से जानते हैं बाबू लोग? प्रोडक्शन मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड का मतलब यहाँ पे निकल के आता है कि इसमें हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। किस टर्म में? सर जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज है ना, जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज है वो एक इकोनॉमी में जितना भी वैल्यू ऐड करेंगे एक साल के अंदर उसको हम बोलेंगे वैल्यू एडेड मेथड। कहना क्या चाहते हैं सर? डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, इट मेजर्स। चलो लिख लिया मैंने, अब मैं समझाता हूँ। वैल्यू एडेड का मेथड का मतलब क्या है सर? इट मेजर्स नेशनल इनकम, यानी वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम। वैल्यू एडेड मेथड क्या करता है? नेशनल इनकम को मेजर करता है। किस टर्म में? वैल्यू एडेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस के टर्म्स में। मतलब एक साल के अंदर लिखा हुआ है ना, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर एक इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या एंटरप्राइजेस रह रहे हैं उन्होंने कितना वैल्यू ऐड किया, उसी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। सर फिर से बोलिए, फिर से बोलते हैं, एक साल के अंदर एक इकोनॉमी में कितने प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस ने वैल्यू ऐड किया एक पर्टिकुलर गुड्स में, उसी को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे या फिर जब उसका हम लोग पता लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? वैल्यू नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है सर, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? कैसे बोल सकते हो समझ में आ गया? अभी नहीं समझ में आया, अभी मैंने समझाया ही नहीं है। चलो अब मैं इस पूरे डेफिनेशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पूरा डेफिनेशन हम लोग समझेंगे। चलो शुरू करते हैं डेफिनेशन को समझने के लिए। इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊँगा, ठीक है? इस टेबल का मतलब क्या है सर? सर हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे कि क्या कितना वैल्यू ऐड किया है और इस पूरे डेफिनेशन का मतलब क्या है। चलो और देखते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। आया था ना डेफिनेशन में प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, वही वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर ये सब क्या होता है? सब बताएंगे, खाली सब्र रखो। फिर ये क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? वैल्यू एडेड, कि फाइनली वैल्यू ऐड कितना हुआ। लेट से एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजर है फार्मर। कौन है? फार्मर। लेट से फार्मर का कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जब हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स पे कोई खर्च करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया है ना, ये सभी गुड्स पे जब हम लोग खर्च करेंगे तो वो कहलाता है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेट से एक फार्मर ने 200 रुपये का खर्च किया, कहाँ पे? अपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे, ठीक है? और उस 200 रुपये को खर्च करने के बाद जब फार्मर ने उस चीज़ की वैल्यू को, लेट से यहाँ पे फार्मर ने कोई बीज खरीदे होंगे, बीज जानते हो ना, सीड्स। फार्मर ने यहाँ पे कोई सीड्स खरीदे होंगे जिनकी वैल्यू कितनी होगी? 200 रुपये। फिर फार्मर बेचारा दिन रात मेहनत किया उसने, और उस सीड से उसने क्या किया? वीट उगा लिया, गेहूँ। और लेट से उस गेहूँ का वैल्यू उसने कितना रख दिया? 600 रुपये। गेहूँ की वैल्यू कितने रख दी उसने? 600 रुपये। तो कोई चीज़ फार्मर ने 200 रुपये में खरीदी थी, उस पर फार्मर ने मेहनत किया, मशक्क़त किया, और इतना मेहनत करने के बाद उस चीज़ की वैल्यू कितनी कर दी? 600। तो वैल्यू कितने से ऐड हुई? 400 से सर। तो वही बात यहाँ लिखेंगे ना, वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा? 400। यानी एक फार्मर ने कितना वैल्यू ऐड किया? 400। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो फार्मर ने जो गेहूँ बनाया है, ये गेहूँ जो फार्मर ने बनाया है वो क्या करेगा? गेहूँ पे चढ़ के बैठेगा क्या फार्मर? नहीं सर, वो गेहूँ को बेचेगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कि जो आउटपुट निकला उसकी वैल्यू कितनी है? 600 है। यानी अगर बेचने जाएगा तो ये कितने में बेचेगा? 600 में।
तो कोई अगर अपना गुड्स बेच रहा है तो सामने वाले के लिए हो सकता है वो परचेजिंग होगा या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। लेट से फार्मर ने अपना गुड्स जो है वो फ्लोर मिल को बेच दिया। किसको बेच दिया? फ्लोर मिल को। फार्मर ने गेहूँ उगाए थे और गेहूँ को उसने वो किसने फार्मर ने कहाँ बेच दिया? सर फ्लोर मिल में। फ्लोर मिल क्या होता है सर? ऐसी जगह जहाँ पर गेहूँ से आटा बनता है। तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट 600 है तो बेचा भी कितने में होगा? 600 में। अगर 600 में बेचा है तो खरीदा कितने में होगा? सर बकवास सवाल था ये। 600 में बेचा है तो 600 में खरीदेगा। यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया फ्लोर मिल के लिए? सर 600 रुपया। लेट से अब ये फ्लोर मिल वाले बंदे ने क्या किया? मेहनत किया और मेहनत करके गेहूं को आटे में बदला, और आटे में बदलने के बाद बोला कि भैया मैं इस चीज़ को 800 में मार्केट में बेचूंगा। तो अब बताओ फ्लोर मिल ने कितना वैल्यू ऐड किया? सर फ्लोर मिल ने 200 का वैल्यू ऐड किया। कितने का वैल्यू ऐड किया? 200 का। सिंपल। अब तीसरे नंबर पे आ जाओ। अब ये फ्लोर मिल जो है लेट से अपना जो ये गेहूँ नहीं आटा जो है वो बेकर को बेच देता है। किसको बेच देता है? बेकर। सर बेकर कौन होता है? अरे बेकरी होता है ना जहाँ पर आपका ब्रेड मिलता है, बटर मिलता है। डोमिनोज़ ले लो। डोमिनोज़ भी तो कहीं से आटा खरीदता होगा, मैदा खरीदता होगा, फिर उसी को ना वो पिज़्ज़ा में कन्वर्ट करके बेचता है हम लोगों को। हाँ सर ठीक है। सर आपने डोमिनोज़ का याद दिला दिया सर, पिज़्ज़ा खाएंगे, खा लेना वीडियो ख़त्म होने के बाद। बेकर ने फ्लोर मिल ने बेकर को बेचा क्या? आटा। कितने रुपए में? 800 रुपये में। अब बेकर बोलता है ठीक है मेरे पास आटा तो आ गया, लेकिन मैं लोगों को आटा नहीं खिला रहा हूँ, मैं क्या खिला रहा हूँ? पिज़्ज़ा खिला रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस आटे की जो वैल्यू है वो अब 1000 रुपये हो गई है। यानी बेकर वाले बंदे ने कितना वैल्यू ऐड किया? सर 200 रुपये की वैल्यू ऐड की बेकर वाले बंदे ने। अब लेट से बेकर जो है, एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि पिज़्ज़ा हट वाला या डोमिनोज़ वाला। लेट से पिज़्ज़ा हट डोमिनोज़ नहीं था, एक आता है ना मॉरिश का ब्रेड आता है। आप लोगों ने पता नहीं आप किस इंडिया के किस लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हो, एक ब्रेड का पैकेट आता है, ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड आता है ना वो सब। तो लेट से बेकर ने ब्रेड बना के मार्केट में बेचा, मॉरिश का ब्रेड है। अब ये ब्रेड जो है बेकर किसको बेचेगा? सर शॉपकीपर को। बेकर किसको बेचेगा? सर शॉपकीपर को। और शॉपकीपर फाइनली किसको बेचेगा? सर वो तो कस्टमर को बेचेगा। अच्छा बताओ, बेकर अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 रुपये रखा है तो शॉपकीपर कितने में खरीदेगा? सर ये भी 1000 में ही खरीदेगा। लेट से अब शॉपकीपर बोलता है हमने 1000 में खरीदा लेकिन मैं इस चीज़ को 1200 में बेचूंगा। मेरा सवाल है शॉपकीपर ने कितने के वैल्यू ऐड की? सर 200 की। अब मुझे बता दो फाइनली वैल्यू ऐड कितने की हुई? फाइनली वैल्यू ऐड कितने की हुई? सर 4 2 6, 6 2 8 2 10, 1000 रुपये की वैल्यू ऐड हो गई फाइनली। यानी कोई गुड्स था सर, कोई गुड्स था जिसकी वैल्यू थी, कुछ भी थी या कुछ नहीं भी थी, उस पर बहुत से प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज़ ने 1 साल के अंदर मेहनत की, और मेहनत करने के बाद उसी गुड्स की वैल्यू या उसी सीड की वैल्यू कितनी कर दी? 1000 रुपये के बराबर। तो वही तो यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, जो मैंने यहाँ टेबल पे प्रेजेंटेशन दिखाया वही बात तो डेफिनेशन में है। देखो पढ़ो क्या है। इट मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या इंटरप्राइजेज। देख बहुत सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है ना, पहले फार्मर है, फिर फ्लोर मिल है, फिर बेकर है, फिर शॉपकीपर है। ऑफ एन इकोनॉमी, एक ही इकोनॉमी का बात होगा। ऐसा नहीं कि फार्मर इंडिया का है तो बेकर कहीं और का होगा, नहीं, सभी के सभी इंडिया के ही होंगे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, 1 साल के अंदर। समझ में आ गया सर? वैल्यू एडेड मेथड का मतलब होता है इट मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या इंटरप्राइजेस ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हाँ, एज सिंपल एज इट कुड बी। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर टेबल एक बार और बता दोगे? सुन लो, मैंने तो सुन लो। टेबल पे मैंने सबसे पहले प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस रखा, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट रखा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन रखा और वैल्यू एडेड रखा। सबसे पहले फार्मर ने 200 रुपये खर्च करके सीड्स लिए होंगे, और उस सीड्स को उसने जब गेहूं में कन्वर्ट किया तो उसने 600 में बेचा। तो फार्मर ने कितने की वैल्यू ऐड की? 400 की। फिर फार्मर ने उसको फ्लोर मिल को बेचा, फ्लोर मिल ने कुछ मेहनत की और उसकी वैल्यू को 800 रुपये कर दिया। तो बताओ 600 का सामान अगर 800 का हो गया तो कितने का वैल्यू ऐड हुआ? 200 का। सेम गोज़ हियर, यहाँ पे कितने का ऐड हुआ? सर 200 का। यहाँ पे भी कितने का ऐड हुआ? 200 का। तो टोटल वैल्यू एडेड कितना हुआ 1 साल के अंदर? सर 1000 रुपये। हो गया, नेशनल इनकम निकल गया। लेट्स से 1000 रुपये। अरे हो गया, अब क्या? एक बात याद रखना, वैल्यू एडेड मेथड हम लोगों को क्या देता है? सर जीडीपी एमपी। और वैल्यू एडेड मेथड अगर जीडीपी एमपी देता है तो क्वेश्चन में बोलेगा भैया नेशनल इनकम निकालो। तो क्या ऐसे तुम जीडीपी एमपी निकाल दो, वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकाल दोगे? नहीं सर, ये जो 1000 रुपये है ये मतलब जीडीपी एमपी की वैल्यू है। और हम लोग को मालूम है नेशनल इनकम को हम लोग अगर लिखते हैं तो NNP-FC पे लिखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। तो जीडीपी एमपी से NNP-FC पे जाना है। कैसे जाएंगे?
सर बता दो कैसे जाएंगे। ना बोलो बच्चे, ऐसे ना बोलो, ना बोलो बाबू, मुझे दुख होता है। देखो मैंने लास्ट क्लास में यही बताया था, कितनी मैंने मेहनत की थी। देखो लास्ट क्लास में मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई थी। सर मुझे ये वाली क्लास देखनी है, देख लो, आई बटन पे आ रहा होगा, देख लो आई बटन पे आ रहा होगा अभी, ठीक है, आप देख सकते हो। चलो ठीक है सर, यानी अभी तक आपने सिर्फ 2-3 बातें बताई, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैल्यू एडेड मेथड जो हमको वैल्यू देगा वो कैसा होगा, जीडीपी एमपी। लेकिन हम लोग को बोलता है क्वेश्चन की नेशनल इनकम निकालो, तो जीडीपी एमपी से अगर हमको एनएनपी एफसी पे जाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन। सर इतना जल्दी कैसे कर ले रहे हो, इससे पहले वाली वीडियो देख लो, आप भी करने लगोगे इतना फास्ट। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआई है, और प्रोडक्ट तो सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है माइनस एनआईटी। सर बहुत जल्दी कर दिया आपने, ना बोलो ऐसे, बोल तो रहा हूँ, मैंने कुछ हड़बड़ा के नहीं किया है। मैंने ये सारी बातें आपको पहले से समझाई हुई थी लास्ट वीडियो में, जाके देख लो देख लो देख लो देख लो। ठीक है सर देख लेंगे समझ में आ गया, ठीक है। हाँ अब आप बोल सकते हैं आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी भी पता है 2-3 बातें हैं जो आपको नहीं समझ में आई होंगी। जो मैंने वहाँ VOO लिखा था, जिसका मतलब क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट। याद है मैंने जब एक ऊपर में टेबल बनाया था तो मैंने वहाँ पे लिखा था वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये क्या होता है मैं अभी बताऊँगा, तुरंत बताऊँगा। फिर सेकंड में मैंने आपको बताया था आईसी भी मैंने आपको बताया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये 2 बातें मैंने आपको कही थी, और वैल्यू एडेड मैंने बताया था, ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया, ये तो डेफिनेशन में हो ही गया। यानी अभी मुझे बात करनी है वैल्यू ऑफ आउटपुट पे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे। हाँ जी सर बिल्कुल। चलो पहले इंटरमीडिएट कंजम्पशन बता देते, तो बहुत ईजी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कुछ खास नहीं है इसमें। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है जितना भी नॉन फैक्टर इनपुट है, जान लो यहाँ पे ही, वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। सर नॉन फैक्टर इनपुट्स कितने हैं, अदर देन फैक्टर इनपुट्स, अदर देन फैक्टर इनपुट्स। सर हमने आपसे पूछा था नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, आपने क्या दिया, अदर देन फैक्टर इनपुट्स। बताओ तो क्या क्या हो सकते हैं। अरे बहुत सी चीज़ें हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब भी तो चाहिए ना किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन के लिए। तो सर फैक्टर इनपुट क्या क्या होता है, क्या सवाल है भाई, तुम लोग भूल गया क्या फैक्टर इनपुट क्या क्या होता है। मैंने बताया था आप लोगों को फैक्टर इनपुट, सेकंड वीडियो में बताया था, इससे पहले की पहली वाली वीडियो में, कि फैक्टर इनपुट 4 तरीके के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले हम लोग को क्या मिलता है, रेंट। लेबर के बदले हम लोग को क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल के बदले हम लोग को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले हम लोग को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये सारी बातें मैंने आपको सेकंड वीडियो में बता रखी है इन डेप्थ में, आप जाके देख सकते हो। ठीक है सर। तो सर नॉन फैक्टर इनपुट्स, बाबू बोला तो, इन चारों को छोड़ के जितने भी इनपुट्स है वो सारे के सारे नॉन फैक्टर कहलाते हैं। जैसे पानी, बिजली, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल्स, ये सब भी तो चाहिए। तो सर उसकी लिस्ट कितनी है, अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी है उनकी लिस्ट। कैसे बताऊँ आपको, इन्फिनिटी है उनकी लिस्ट। तो सर याद कैसे रहेगा कि कौन सा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। बहुत सिंपल है, इन चारों को छोड़ के अगर कुछ और है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन फैक्टर इनपुट। और नॉन फैक्टर इनपुट कहाँ आता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। हो गया, कुछ खास था नहीं था सर। अब बात करनी है मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट पे, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, इसका मीनिंग। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है सर, समझ में आ गया। एक बात और जान लो, वैल्यू ऑफ आउटपुट से 2 केसेस निकल के आते हैं। या तो अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब समझ गए ना। हाँ जी सर, मार्केट वैल्यू उन गुड्स और सर्विसेज का जो कि एक फर्म ने बनाया 1 साल के अंदर, मार्केट वैल्यू उन गुड्स और सर्विसेज का जो कि फर्म ने बनाया 1 साल के अंदर। ठीक है सर, समझ गए। अब ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना बाबू, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है,
ये इसके दो केस निकल के आ सकते हैं। पहला केस क्या है कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो किसके बराबर हो सकता है, सेल्स के बराबर। और दूसरा केस क्या है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो सेल्स के बराबर नहीं होगा। कहना क्या चाहते हैं सर, जैसे लेट से एक फर्म है जिसने ना 100 पीस बनाए, या 100 पीस कह रहा हूँ, हाँ चलो 100 पीस बनाए, एक पीस का दाम कितना है 10 रुपये, तो एक पीस की मार्केट वैल्यू कितनी होगी 10 रुपये। उन्होंने बनाया कितना एक साल के अंदर 100 पीस, बनाया 100 पीस, बिक भी गया 100 पीस, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया, सेल्स के बराबर। बनाया कितना, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी थी सर 100 गुने 10 1000 रुपये, बेचा भी कितने का 1000 रुपये का, हो गया। सर प्रॉफिट छुपा होगा, हाँ हम लोग उस पर नहीं जा रहे कि प्रॉफिट होगा 1010 होगा, ये होगा वो होगा, उस पर नहीं, हम लोग अभी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जितना मैंने प्रोड्यूस किया एक साल में उतना ही मैंने बेच दिया। दूसरा केस हो सकता है 1000 का बना लेकिन 1000 बिका नहीं, 1000 बिका नहीं, हो सकता है सिर्फ 800 यूनिट्स बिका हो, तो 200 मेरे पास क्या बच गया, क्लोजिंग स्टॉक। 200 मेरे पास क्या बच गया, क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे एक और पॉइंट निकल के आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। कैसे निकलता है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक में कितना से चेंज आ गया कैसे पता चलेगा, क्लोजिंग में से ओपनिंग को घटा दो, जितना चेंज आएगा अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। अब जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो में अब प्रैक्टिकल काम ख़त्म हो गया हमारा, सिर्फ थ्योरी बच रहा है। लेकिन जल्दी से देख लेते हैं प्रैक्टिकल हम लोगों ने आज क्या क्या बात की। तो सबसे पहले सर हम लोगों ने यहाँ से वीडियो की शुरुआत की थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद ये वीडियो नंबर 4 है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, या तो ये 4 है या तो ये 5 है, मुझे ढंग से याद नहीं है। वीडियो नंबर 5 आई थिंक, चलो छोड़ो जो भी है, वैल्यू एडेड मेथड वाली वीडियो है, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या होता है सर, नेशनल इनकम, जब हम लोग इट मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। टेबल के थ्रू फिर मैंने आपको समझाया कैसे ये होता है, और फिर मैंने आपको बताया जो वैल्यू एडेड मेथड है वो हमेशा कौन सा वैल्यू देता है, जीडीपी एमपी। तो हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना होगा किस में, एनएनपीएफसी में। क्यों, क्योंकि हम लोग को नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर मैंने कुछ टर्म्स आपको बताया, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब सर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, फैक्टर इनपुट नहीं, नॉन फैक्टर इनपुट। और नॉन फैक्टर इनपुट कौन है, फैक्टर इनपुट छोड़ के बाकी सभी क्या है, नॉन फैक्टर है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर मैंने आपको बताया चेंज इन स्टॉक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ तक हमने प्रैक्टिकल बातें कर ली। सर न्यूमेरिकल्स नहीं कराओगे, न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में कराऊंगा इसके। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी की बात कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट थ्योरी मतलब कुछ प्रिकॉशंस। क्या प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं ड्यूरिंग कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। पहला प्रिकॉशन, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नहीं जोड़ेंगे। कहाँ पे सर, नेशनल इनकम में हम लोग ऐड इसको नहीं करेंगे। दूसरा, हाँ, कमीशन अर्नड बाय सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, इसको हम लोग जोड़ेंगे। क्यों सर, क्योंकि बाबू देखो, सेकंड हैंड गुड्स का जब हम लोग सेल परचेस कर रहे होंगे तो लेट से कोई गुड्स था वो 2018 में बना था, या 2018, चलो ठीक है 2018 में बना था, तो जब उसका नेशनल इनकम हमने निकाला होगा तो जोड़ दिया होगा हमने। अब 2021 में मैं उसे सेल कर रहा हूँ या 2022 में मैं उसे सेल कर रहा हूँ, तो दोबारा क्यों जोड़ूँ, डबल काउंटिंग हो जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा यहाँ भी जुड़ जाएगा। इसलिए सेल एंड परचेज सेकंड हैंड गुड्स तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन हाँ उससे कमाया हुआ कमीशन जुड़ जाएगा। सर हम लोग कमीशन क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि बाबू अगर कोई कमीशन अर्न कर रहा है तो वो मार्केट में खर्च करेगा, यानी मार्केट में और वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इट्स टेकन अकाउंट इनटू एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड मेथड। सर कहना क्या चाहता है ये लाइन, कुछ खास नहीं कहना चाहता है। जैसे लेट से कि कोई एक बिजनेस है, जैसे लेट से टाटा कंपनी का कोई बिजनेस है, ठीक है, टाटा मोटर्स ही ले लो, लेट से टाटा मोटर्स बिजनेस है। टाटा मोटर्स जो है वो अपने टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ को सुविधा दिया हुआ है कि भैया आप क्या कर सकते हो, आप मेरी गाड़ी को यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। मतलब अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, मतलब टाटा अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रहा है कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो मैं आपको गाड़ी दूंगा, आप मेरे गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए।
तो टाटा मोटर्स ने ऑन सर्विसेज के लिए यूज़ किया, अपने आप के लिए यूज़ किया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड में जोड़ेंगे। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। अगर कोई प्रोडक्शन करे, जैसे लेट से कोई फार्मर है, ठीक है, उसने वीट का प्रोडक्शन किया, बेचने के लिए नहीं किया लेकिन खुद कंज्यूम करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए किया, ठीक है, तो जो कंजम्पशन करने के लिए किया उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि सर कहीं ना कहीं मार्केट में ये एडिशन दे रहा है। अगर वो खुद का कमाया हुआ, खुद का बनाया हुआ गुड्स को कंज्यूम नहीं करता तो वो कहीं और से करता, विच मीन्स कि उसने क्या किया है सर, वैल्यू एडिशन किया है। ठीक है सर, समझ में आ गया। और बाकी 2-4 पॉइंट्स आप उसको देख सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे डबल काउंटिंग के बारे में, कि डबल काउंटिंग क्या होता है और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहला तो इस पे बात होगा, और दूसरा न्यूमेरिकल्स पे भी बात करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल्स पे भी, यानी हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में ही दोनों पे बात कर लूँ, नहीं तो अलग अलग वीडियो बना दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में ही बात कर लूँगा, क्योंकि डबल काउंटिंग वाली वीडियो जो वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में रहेगी, 2-4 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए, अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है, स्क्रीन पे आ रही है, क्लिक करके देख लो। अगर आपको अकाउंट्स की प्लेलिस्ट देखनी है, स्क्रीन पे आ रही है, क्लिक करके देख लो। अगर आपको BST पढ़ना है, स्क्रीन पे आ रहा है, क्लिक करके देख लो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ।